ओके, एक सेकेंड। अभी कनेक्ट हो गया। एक मिनट और रुक जाओ। चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल से जुलाई में आएगा फॉर्म आपका, ठीक है ना? तो देन यू कैन फिल द फॉर्म। और टी शर्ट के बारे में बताया था ना, व्हाट इज द रोल ऑफ टी शर्ट। चलो ढूंढो तब तक, मैं बस एक सेकंड। टी शर्ट जी, याद आया टी शर्ट जी? व्हाट इज द रोल ऑफ टी शर्ट जी? वो विल टेल मी। विल यू टेल? कौन सा है? टी शर्ट जीन। टी शर्ट? हाँ, टी शर्ट जीन का बहुत बड़ा रोल होता है डेवलपमेंट में, कल मैंने डिस्कस किया था। सबा, शुभलक्ष्मी, राजलक्ष्मी आज शुभलक्ष्मी होगी। ओह अच्छा, हाँ अच्छा, ओके। दो लक्ष्मी है, गुड। What is the role of T-shirt gene in development? Study we have discussed. No idea? देखो ये डार्सल वेंट्रल के मार्फोजेनेटिक सिग्नलिंग में कल हमने डिस्कस किया था रोल ऑफ टी शर्ट जीन। तो एक्चुअल में जो कल डेवलप हो रहा, कल बात किया था हमने ड्रोसोफिला के होम्योबाक्स के कंट्रोल में, कि हाउ they are controlling the overall development of abdomen, head, abdomen and thorax. तो उसमें हमने डिस्कस किया था the role of T-shirт gene, and they are working with the very specific protein called as the SCR protein to distinguish head from thorax. Otherwise क्या होगा कि head और thorax एक ही हो जाएंगे, तो उनको डिस्टिंक्शन में ये हेल्प करता है. दिस इज रिलेटेड विद द समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज thorax and head. आपने देखा होगा कि whenever there is a mutation in the antenopedia and bithorax, अगर दोनों को म्यूटेट कर दो तो then what you will get, then you are going to get a difficulty in distinction between the thorax and head. तो उस टाइम पे T-shirट gene if they are present, they are working with the SCR protein to form the thorax and head. Okay, right? तो ये नोट कर लिया आपने. They are working like a cofactor, very important cofactor, and for working of T-shirт gene, certain zinc finger transcription factor is essential. Right? So note कर लो, ये कभी पूछा नहीं गया है तो but they can ask, and they are related with the homeotic gene complex, homeotic complex. ठीक है, T-shirट जीन क्लियर हो गया. कल हम लोगों ने पूरा खत्म कर दिया था रोल ऑफ होम्योडोमेन एंड हाउ दे आर कंट्रोलिंग, राइट, इन डेवलपमेंट ऑफ हेड, थोरैक्स. और म्यूटेशन होगा एंटिनोपेडिया का तो अल्ट्राबाइथोरैक्स म्यूटेशन होगा तो क्या बनेगा बताओ. देयर आर टू कंट्रोलिंग जीन, एंटिनोपेडिया एंड बाइथोरैक्स. अगर एंटिनोपेडिया म्यूटेशन होगा देन व्हाट विल हैपन, एंड देन ये क्वेश्चन बिल्कुल नोट करके रख लेना. अल्ट्राबाइथोरैक्स में अगर म्यूटेशन होगा देन व्हाट विल हैपन.
अल्ट्रा बायोथोरेक्स बनाता है हेल्टेयर्स, राइट, है ना। सेकंड थोरेसिक सेगमेंट से अटैच्ड है। एंटेनोपेडिया हेड बनाता है एंड लेग रादर देन एंटीना इफ देयर इज म्यूटेशन। तो T3 से रिलेटेड है, ये नोट कर लेना, इस पर काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, कल मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने एक कॉमन वो भी दिया था कि विच वन इज रिलेटेड विद व्हाट। तो आप देखोगे एंटेनोपेडिया कॉम्प्लेक्स एंड बायोथोरेक्स, होम्योबॉक्स जीन इज कॉमन टू ऑल द वर्टेब्रेट्स एंड इवन द ड्रोसोफिला फ्लाइज, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई दे आर पैरालॉगस। तो उसमें मैंने बताया था कि नेम इज डिफरेंट, ठीक है ना, नेम इज डिफरेंट, तो नेम को याद करना पड़ेगा। एंटेनोपोडिया कॉम्प्लेक्स में कौन से होम्योटिक जीन्स हैं जो कि कंट्रोल कर रहे हैं हेड एंड थोरैक्स को, एंड वो है लेबियल लैब जिसको बोल रहे हैं एंटेनोपेडिया, सेक्स कॉम रिलेटेड रिड्यूस्ड एससीआर, डिफॉर्म्ड डीएफटी एंड प्रोबेशोपीडिया पीबी, ठीक है ना। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो होम्योटिक सिलेक्टर जीन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट पार्ट से। इसको एक बार रिवीजन हमने कर दिया है। और आपको बता दूं कि बहुत सारे सेगमेंट्स में ग्रेडियंट ऑफ मार्फोजेनेटिक ग्रेडियंट ऑफ हेजहॉग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विंगलेस में अगर आप देखोगे तो हेजहॉग ग्रेडियंट का बहुत ही ज्यादा रोल है। इफ दे आर हाई इन कंसंट्रेशन दे हैव द डिफरेंट एक्सप्रेशन, है ना। तो सेगमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो हेड टू थोरैक्स, तो हेजहॉग का ग्रेडियंट इज वेरी हाई टुवर्ड द हेड एंड जैसे जैसे जाएंगे एब्डोमेन की तरफ बीच में ही काफी कम है, एंड देन विंगलेस ग्रेडियंट इज हाई टुवर्ड द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, इतना क्लियर है ना, इतना तो कल मैंने बता ही दिया था। ये है हेजहॉग सिग्नलिंग का पूरा पिक्चर, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। Now you can see Hedgehog signaling transcription factor. There is a Frizzle receptor. Frizzle receptor किसके लिए होते हैं? For wingless protein. Wingless protein के लिए Frizzle receptor is there. ठीक ना? Frizzle receptor is there. And Hedgehog signaling, they are binding with the smoothen protein to enter into the nucleus. ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाउ देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन द एनग्रेल्ड एंड विंगलेस, कल तो मैंने एंड कर दिया था थोड़ा सा बता के होम्योटिक जीन एक्सप्रेशन। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद करना पड़ेगा। व्हाट इज द रोल ऑफ फजी तराजू, एंटीरियर जीन, पोस्टीरियर जीन, उनका नाम क्या है, सारा एनग्रेल्ड कॉम्पिटेंट विंगलेस कंपोनेंट, ठीक है ना, एनग्रेल्ड कंपोनेंट, how there is just distinction between segment and formation of segment and para segment, में कौन सी जीन है जो कंट्रोल करती है ना, वो आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। इंटीरियर में कौन सी मार्फोजेनेटिक जीन आगे होती है, कौन सा एक्टिवेटर है, वो पूरा आपको डायग्रामेटिक सिस्टमेटिकली याद करना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट द वन डे स्टोरी। हाँ सर, इवन नंबर सेगमेंट, राइट, ठीक है ना। तो सेगमेंट होता है, इवन ऑड का तो इसमें होता नहीं डिस्ट्रक्शन, सेगमेंटेशन की बात होती है, ठीक है। एक्टिवेटर्स एंड रिप्रेसर हैज ए ग्रेटर रोल इन दिस पार्ट। कल मैंने बताया भी था कि कौन सा सेगमेंट बनाएगा, कौन सा पैरा सेगमेंट बनाएगा, और ये है कैटेगरी मेजर जीन अफेक्टिंग सेगमेंटेशन पैटर्न इन ड्रोसोफिला। तो ये उसका टेबलेशन का लिस्ट दिया था मैंने कहा, इसको याद करना है, सुबह शाम याद करना है, राइट, ठीक है। तो ये हाँ, ये कैप जीन पूरा कैटेगरी याद कर लो, ट्रिपल लिप्स, हंचबैक, जायंट, टेललेस, है ना, एंड एकेंडिन, बटन हेड, राइट, ये सारे हैं। पेयर जीन जो सेकेंडरी हैं, दैट इज फसी तराजू, ऑड पेयर्ड, ऑड स्किप्ड, हाँ ऑड स्किप्ड, स्लोपी पेयर्ड एंड पेयर्ड, ठीक है। पेयर रूल जीन प्राइमरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी में डिवाइडेड है, वो ध्यान रखना है तुम्हें।
प्राइमरी हेयर इवन स्किप्ड है पेयर रूल जीन प्राइमरी में, सेकेंडरी में फजी तराजू, ऑड पेयर्ड, ऑड स्किप्ड, स्लोपी पेयर्ड एंड पेयर्ड। ठीक है, सेगमेंट के लिए सेगमेंट पोलैरिटी जीन, एनग्रेल्ड है ना, विंगलेस, हेजॉग, यूज्ड, आर्मेडिलो, पैज, ये नाम से तुम्हें कंफ्यूज करेंगे। अगर ये चीजें याद है ना क्लियरली, गैप जीन कौन है और फंक्शन कल मैंने बताया था, गैप जीन क्या फंक्शन है, पेयर रूल जीन का क्या फंक्शन है। ठीक है, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया ना, गैप जीन, पेयर रूल सेकेंडरी एंड सेगमेंट पोलैरिटी। इसका फंक्शन भी कल मैंने नोट कराया था, वैसे एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन, हंचबैक, जायंट, क्रिपल, निप्स एंड टेललेस, राइट। तो व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ हाई लेवल ऑफ hunchback inducing the expression of giant, while cripple transcript appear over the region where hunchback begins to decline। तो ये contradictory है, ध्यान रखना। hunchback हाई होगा तो they will induce giant expression, ठीक है ना। और cripple कहाँ पे appear होगा, जहाँ पे कि hunchback का expression बहुत ही डाउन यानी मिडिल में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मार करके नोट करने वाली है। कम से कम 3-4 रिवीजन चाहिए, तब जाके डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अभी तक जो मैंने एफर्ट किया है फिर वो आपको क्लियर होगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा, बार बार कंफ्यूजन होगी। फंक्शन आपको जानना है किस कंसंट्रेशन पे है, वो कहाँ पे हाई है, कौन सा एक्सप्रेशन है, वो सारे कनेक्टेड हैं। तो डायग्राम जब तक आप सामने नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू रिवाइज। हाँ, एंटीरियर एंड में बाइक्वाड्रेंट हंचबैक एंटीरियर, राइट। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी क्लास मिस नहीं किया करो, है ना, क्लास कभी नहीं मिस करो, एवरी डे यू शुड अटेंड द क्लास। क्योंकि रिकॉर्डिंग सपोर्ट है ना कि आपकी मेन क्लास है, यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस देयर। तो इसी बहाने आपकी डबल रिवीजन हो जाती है, एक बार लाइव क्लास किया, एक बार वीडियो देख लिया पूरा, और जो क्वेश्चन बनते हैं आपके दिमाग में वो सारे नोट कर लेने हैं। क्योंकि देखो ऐसा है, कोई जादूगर नहीं है जिसका जीआरएफ के करीब टेललेस और नफ्स जो है वो अपोजिट है। हाँ, यही मैं कह रहा था, क्रपल बीच में, जेंट जो है हंचबैक। हाँ, राइट, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ कॉर्डल प्रोटीन हाईएस्ट एट द पोस्टीरियर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ द एब्डोमिनल गैप जीन, दैट इज निप्स एंड जायंट। तो ये नोट कर लेना, निप्स एंड जायंट कब होंगे, जब कॉर्डल हाई होगा पोस्टीरियर। And the gap gene were originally discovered through a series of mutant embryo that lacked group of conjugative segments. So deletion caused by mutation of hunchback, cripple, nips gene span the entire segmented region of Drosophila embryo. So giant gap gene overlap with these three, and mutation of the tailless and hunchback gene delete portion of the unsegmented terminal of embryo. तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। मान लो म्यूटेशन हो जाए, ओवरलैप कौन कौन से करना है ना, ठीक है। जैसे म्यूटेशन हो गया टेललेस में, हंचबैक में, देन व्हाट इज गोइंग टू बी डिलीटेड, ठीक है। तो जो टर्मिनाई का अनसेगमेंटेड टर्मिनाई है वो डिलीट हो जाएगा। तो ये सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। हंचबैक एक्सप्रेशन हुआ तो उसने जायंट को किया, फिर रिप उस जगह पे क्रिपल एक्सप्रेशन हुआ जहाँ पे हंचबैक कम था, कॉर्डल प्रोटीन से रिलेटेड है एक्सप्रेशन, निप्स का और टेललेस का। ये क्लियर है बेटा? ना, ये है सेगमेंट पोलैरिटी एनग्रेल्ड, ठीक है सर, एक्सप्रेशन सेगमेंट पोलैरिटी एनग्रेल्ड। ये पेयर रूल है, फजी तराजू, ठीक है। एंड दिस इज expression of gap, that is called as the cripple gene. Early embryo normal, then lateral embryo normal, you can see the difference, area of gene action एक्टिवेट होगा, फिर फर्दर जाएगा वो, ठीक है। तो जब पहला, फिर दूसरा एक्टिवेट, फिर थर्ड एक्टिवेट, फिर लास्ट में यू कैन सी द जेनेटिकल बैंड्स, जबकि म्यूटेंट्स में आप देख लो पूरा गायब है, जेनेटिकल बैंड्स बन रहे हैं वहाँ पे, है ना। तो कल हमने
ये पूरा तो म्यूटेंट हो गया तो गैप गैप जो खत्म। गैप था वो गायब हो गया है। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा टर्म है, ये ध्यान रखना। डेंटिकल बैंड्स पूछ सकता है कि मान लो क्रिपल जीन में म्यूटेंट हुआ तो क्या एग्जैक्टली बनते हैं, हाँ जैसे सेगमेंट तो गायब होगी तो क्या स्पेसिफिक टर्म है, वो स्पेसिफिक टर्म यही है, डेंटिकल बैंड्स। हम लोग देखो होता क्या है, हम लोग पढ़ाई में थोड़ी मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर वेरी क्लोज टू सक्सेस, लेकिन सक्सेस मिलता नहीं है। डू यू एग्री विद दिस? हम लोगों को बहुत ही फोकस्ड स्टडी करनी है, बहुत ही फोकस्ड, मतलब छूट जाए सारा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी पढ़ो दैट शुड बी कंफर्म, कि आपके ब्रेन में एकदम कंफर्म होना चाहिए। कुछ लोग होता है 13 के 13 यूनिट उनका कवर होता है, बट दे आर अनेबल टू सॉल्व ए सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम एनी यूनिट। तो ये अगर सिम्टम है तो दिस इज वेरी डेंजरस। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि मॉक टेस्ट करो। ये बाबा रामदेव की दवा है मॉक टेस्ट, ये कोरोनिल है आपके लिए, ठीक है ना। तो अगर ये नहीं करोगे, सस्ती दवा है फिर महंगी दवा में जाना पड़ेगा, दैट इज टाइम। अब देख रहे हो, पहले तो CSIR 2 बार होता था अब इन्होंने मैजिक कर दिया, मतलब एक साल में 22,000 सीट वो देते थे, है ना। अभी क्या कर रहे हैं, एक साल में 11,000 सीट दे रहे हैं। कोविड में लॉस किसका हुआ? आपका हुआ, यानी कंपटीशन, आपको कितने टाइम्स कंपटीशन हो गए। 2 चांस में आपको कभी मिल जाता था, चलो इस 6 मंथ में नहीं हुआ तो नेक्स्ट 6 मंथ में ट्राई कर लेंगे। अभी 1 ईयर सीधा लॉस जाएगा। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, यू आर गोइंग टू लूज योर नेक्स्ट 1 ईयर। तो दैट इज द कॉस्ट। आपको बहुत ध्यान से, जैसे डेंटिकल बैंड है तो 4 बार माइंड में याद कर लो। डेंटिकल बैंड इज रिलेटेड विद, मैचिंग में दे दिया है ना, मैचिंग में भी दे सकते हैं। डेंटिकल बैंड इज रिलेटेड विद म्यूटेशन इन द गैप जीन। गैप खत्म हो गई तो बैंड्स बन गए, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे फजी तराजू, एनग्रेल्ड, सेगमेंट पोलैरिटी के लिए एनग्रेल्ड याद कर लो अच्छे से, ठीक है ना। पैरा सेगमेंट किससे बनते हैं? क्रिपल जीन से, ठीक है। पैरा सेगमेंट बनते हैं क्रिपल जीन से। ओके, तो पेयर जीन, हाउ दे आर एक्टिंग? पेयर जीन्स, protein product of gap gene interact with the neighboring gap gene protein to activate the transcription of pair rule gap gene। तो ये सारे टर्म्स पूछे जा सकते हैं कि how the pair rule gene is activated। This is the actually interaction, this is the result of interaction between the gap gene and neighboring gap genes, ठीक है। ये सर गैप जीन ही जो है रेगुलेट करता है। हाँ, गैप जीन ही पेयर, हाँ पेयर फॉर्मेशन को करता है। मान लो क्रिपल जीन में म्यूटेशन होता है, देन व्हाट विल हैपन? क्रिपल म्यूटेशन हो जाए तो पैरा सेगमेंट विल बी मिसिंग, पैरा सेगमेंट विल बी मिसिंग। क्लियर? नोट कर रहे हो ना? नोट करते रहो एंड ट्राई टू अटेंड द क्लास डेली। कभी भी क्लास मिस न करो, क्लास इज योर पावर। डिसिप्लिन में आ जाओगे, है ना। इतना ह्यूज सिलेबस है, फिर डिस्कशन होता है, कई चीजें माइंड में चढ़ जाती हैं, वो रीजन होता है आपके बिग सक्सेस का। और आप लोगों में क्षमता है, मैं जानता हूँ। आप सभी लोग हो जो या तो 80+ है NTA स्कोर में, या 90+ है। इवन सबा का मैं देख रहा था 98+, आफरीन मोर देन 95, ठीक है ना। तो ये सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि टॉप 10 में आने चाहिए। तो यू शुड यूटिलाइज योर टाइम परफेक्टली। हाँ, यस, राइट सबा। बट सबा आप क्लास अटेंड कर लिया तो डेली, है ना, क्योंकि एक दिन करोगे गैप हो जाएगा, पेयर गैप हो जाएगा, पेयर रूल जीन वहां पे एक्टिवेट नहीं होगा फिर, ठीक है। इसलिए डोंट मेक ए गैप बिटवीन योर क्लासेस। दिस इज वेरी रिलेटेड टू द गैप जीन, एक्सप्रेशन ऑफ गैप जीन। हमेशा ये पिक्चर दिमाग में रखो, ये वाला सेगमेंट, कंपार्टमेंट एंड देन पैरा सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट्स, कंपार्टमेंट एंड पैरा सेगमेंट्स। दीपांशी, इज इट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, ठीक है। तो कुछ पिक्चर याद हो, क्योंकि ब्रेन में ना you don't know probably words is very difficult to memorize.
brain can remember only the pictures, diagrams. So why not to use that memory power? ठीक है, तो डायग्राम पे ज्यादा फोकस करो, उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अब इंटीरियर में ये डायग्राम देखो, आपको एकदम क्लियरली बता रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हेन। इंटीरियर में यू कैन सी टार्सो सिग्नल इज वेरी हाई, ग्राको प्रोटीन ग्राको इज वेरी लेस, क्योंकि ये रिप्रेशर है, ये हाई हो जाएगा तो फिर बाकी के एक्सप्रेशन खत्म हो जाएंगे। तो बीच में ग्राको प्रोटीन है, दिस इज एक्टिव रिप्रेशर, और लास्ट में पोस्टीरियर में टार्सो सिग्नल, एंड टार्सो सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम टार्सोलाइट टार्सो मैपकाइनेज कास्केड। ये देख सकते हैं, ये डायग्राम ऊपर है, उस साइड लिखा हुआ है। यानी टॉर्सो और ग्रूचो जो है वो एक दूसरे को अपोजिट है, हाँ एक दूसरे को इन्वर्ट कर रहे हैं। अपोजिट, ग्राफ को हाई है तो टार्सो लो है। ये इसका नाम ही रिप्रेसर है, ग्राउको प्रोटीन इज रिप्रेसर। ये जहां रहेगा सबको रिप्रेस करेगा। जैसे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव। तो जो निगेटिव है उसके पास था कि अभी आप कुछ ऐसे ही बोलने वाले। पॉजिटिव लोग नहीं रहते हैं निगेटिव लोगों के पास, और निगेटिव लोगों को सारी दुनिया में ना डार्क दिखाई देता है, हर जगह अंधेरा दिखाई देता है। तो इसलिए ये उसी चीज का सिग्नल है। एंटीरियर में जिसको प्रोग्रेसिव माइंड का है वहां रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा नहीं, क्योंकि मालूम है उसको वो मार के भगा दिया जाएगा, उसकी बेइज्जती होगी। मैं देखते ही पहचान जाता हूँ कौन सा जीन है जिसके अंदर जो निगेटिविटी भरी हुई है। उनका चेहरा ही ना अलग तरीके का बना होता है। So, hunchback is seen only in the anterior half of embryo. ये नोट कर लो। This is the region where biquiet protein is high. ठीक है, तो hunchback का लेना देना है biquiet के साथ। अब मान लो म्यूटेंट्स के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ऑल द डेवलपमेंटल बायोलॉजी लर्न फ्रॉम द डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेंट्स। म्यूटेंट डेफिशिएंट इन मैटरनल एंड जाइगोटिक हंचबैक लैक माउथ पार्ट एंड थोरैक्स। ये कई बार पूछा गया है कि ऐसे म्यूटेशन जिसमें जाइगोटिक हंचबैक प्रोटीन ना हो और मैटरनल जीन डेफिशिएंट हो, देन व्हाट विल हैपन। तो इसको नोट करते रहो, मेरे साथ बात भी होती रहेगी, है ना, लेकिन ग्रुप छोड़ के जाते मत रहो। कौन गया है? अच्छा, कोई लक्ष्मी थी वो चली गई। ठीक है, कोई नहीं, इस बार आ जाएगा तुम्हारा सफा। दिस टाइम यू विल गेट 100% एंटी को, डोंट वरी। तो पहले तो कभी गया नहीं था ना, इसीलिए आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना जाएगा परसेंटाइल। हाँ, सी में आपका 97 परसेंटाइल था, तो इसका मतलब है बी पोर्शन में थोड़ी दिक्कत थी, तो वो आपको पॉलिश करने का मौका मिला है अभी। तो दिस टाइम एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर प्रॉब्ली। तो वो आपको बिल्कुल तब के लिए बिल्कुल रेडी रखना है। वन टाइम स्टडी हो जाए, सारी रिवीजन हो जाए, और जितना ज्यादा क्लास करोगे उतना ज्यादा आपको बिना एफर्ट के रिवीजन होगा, क्योंकि आपके बदले मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको देखने मात्र से कम एफर्ट में काफी अच्छा मिल जाएगा। नोट कर लिया ये, म्यूटेंट डेफिशिएंट इन मैटरनल जाइगोटिक हंचबैक विल लैक माउथ पार्ट एंड थोरैक्स, ठीक है। और बाइक्वाइट प्रोटीन हंचबैक का सास बहू का रिश्ता है, ठीक है ना। बाइक्वाइट प्रोटीन एंड हंचबैक एंटीरियर पोर्शन, दोनों एक्सप्रेशन हाई है, राइट। Hunchback protein is also kind of transcription factor, and they are going to repress abdominal specific gene and allow the hunchback expression to form head thorax. वही है जो रिप्रेसर था यहाँ पे। कौन सा रिप्रेसर था, नाम बताओ, कौन सा रिप्रेसर था यहाँ पे? ग्राउचो, ठीक है ना। क्या नाम है? ग्राउचो। ग्राउचो। देखो, कोई चीज लर्न करना इजी नहीं है, टाइम लगता है। एंड कीप
कीप योर पेशेंस, मेंटेन योर डिसिप्लिन, दैट इज द की टू सक्सेस। और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है, राइट। ओनली टूल, ओनली वेपन यू हैव, दैट इज योर एजुकेशन, पावरफुल एजुकेशन, नॉट एजुकेशन बिकॉज रट्टा मार के एजुकेशन जो करते हैं वो भी बहुत ज्यादा है इस दुनिया में। तो बैकवायर्ड प्रोटीन बाइंड टू विच रीजन? कॉर्डल, ठीक है, कॉर्डल 3 रीजन। तो क्या होगा अगर यहाँ पे बाइंड करते हैं तो एंटीरियर सेक्शन का ट्रांसलेशन होगा, राइट। सो सेपरेशन, अगर कॉर्डल प्रोटीन का एक्सप्रेशन एंटीरियर में है, राइट, देन देयर इज ए सेपरेशन इन द पोस्टीरियर, अपोजिट तो होगा, ठीक है ना। लेकिन कॉर्डल प्रोटीन अगर एंटीरियर में एक्सप्रेस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हेड थोरैक्स में प्रॉब्ली एक्सप्रेशन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है ना। कॉर्डल प्रोटीन का एक्सप्रेशन पीछे ही होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैकवायर्ड प्रोटीन इज गोइंग टू बाइंड द कॉर्डल रीजन इन 3 untranslated region, or then they are preventing the translation of message, that is the separation। सेपरेशन नहीं होगा तो इंटीरियर फिर नहीं बनेगा। इंटीरियर पार्ट का एक्सप्रेशन बहुत ही जरूरी है, डिपेंड करता है द इंटरेक्शन बिटवीन द बैकवायर्ड एंड हंचबैक, ठीक है। बैकवायर्ड ही एक्टिवेट करता है हंचबैक को, ठीक है ना, बैकवायर्ड ही एक्टिवेट करेगा हंचबैक को। ठीक है ना। ये डायग्राम देखो, इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल डेवलपमेंट, वाइल्ड टाइप, बैकवायर्ड एमआरएनए, देन दे आर फॉर्मिंग द हेड पोर्शन, ठीक है ना। ए फॉर एक्रोन, एच फॉर हेड, टी फॉर थोरैक्स, ठीक है। एंड बैकवर्ड माइनस है तो बैकवर्ड माइनस है, देन व्हाट विल हैपन? 2 टेल्स। कितने टेल्स? 2 टेल्स, क्योंकि बैकवर्ड ने किसको एक्टिवेट करना था? हंचबैक को। तो बैकवर्ड एब्सेंट हुआ तो हंचबैक भी नहीं बना, हंचबैक नहीं बना तो ये जो एक्टिवेशन ऑफ एंटीरियर पोर्शन है दैट वाज टोटली गायब, ठीक है। इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। 2 टेल्स, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बैकवर्ड म्यूटेंट्स में। व्हाट विल हैपन? हेड विल बी मिसिंग एंड देयर विल बी 2 टेल्स, और एब्डोमिनल रीजन भी होगा, बट हेड परफेक्टली नहीं होगा क्योंकि बैकवर्ड इज एक्टिवेटिंग द हंचबैक, ठीक है बेटा। और मान लो बैकवर्ड म्यूटेंट में हमने डाल दिया, ऐड कर दिया बैकवर्ड एमआरएनए, देन व्हाट विल हैपन? आपको कितने हेड मिलेंगे? बोलो। अगर ये डिपेंड करता है कि कहां पे आपने ऐड किया है बैकवर्ड एमआरएनए को। अगर इंटीरियर में ऐड किया है तो यू कैन हैव द हेड, तो नॉर्मल डेवलपमेंट रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर वही बैकवर्ड एमआरएनए आपने मिडिल पोर्शन में डाल दिया तो अब हेड डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज हेड विल बी एक्सप्रेस्ड इन द मिडिल, देयर विल बी 2 टेल एंड 1 हेड, ठीक है। और पोस्टीरियर में डाल दिया तो क्या होगा? देयर बी 2 हेड एंड 1 टेल। तो ये ऐसे बना लो, है ना, लिख लो राइटिंग में, चाहे डायग्राम बना लो चाहे लिख लो, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यू शुड नॉट मिस ऑल दिस पॉइंट्स। हमारे बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरी तरह होंगे, मतलब यू शुड रिमेंबर द एग्जैक्ट की पॉइंट्स। भले आपको पूरे चैप्टर में याद हो, लेकिन एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए बैकवर्ड किसको एक्टिवेट कर रहा है, and which portion is going to be formed, and if those portion is missing then what will happen, and if the mutants, if these mutants are added with different kind of mRNA, then what will be the expression? इंटीरियर में नॉर्मल, बीच में 1 हेड 2 टेल, और पोस्टीरियर में डाल दिया तो 2 हेड 1 टेल, ठीक है ना, क्योंकि आप टेल जो पीछे वाला था वहां हेड बनेगा। और वाइल्ड टाइप में, म्यूटेंट में नहीं डाला है, ध्यान रखना। अगर म्यूटेंट में डालते तो 2 टेल 1 हेड बनता है, क्योंकि हेड वाला एक्सप्रेशन टेल में हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है?
Getting my points, what I'm saying? यस सर। यहाँ पे ये तो नॉर्मल है ना, वाइल्ड टाइप। अगर यही BCD माइनस होता तो यहाँ पे हेड मिसिंग होता, तो यहाँ पे 2 टेल होता, 2 टेल 1 हेड। लेकिन नॉर्मल है तो यू कैन सी 2 हेड 1 टेल। टेल बीच में आ गया, देखो एब्डोमेन गायब हो गया। तो ये वहां पे याद आना बहुत ही मुश्किल है एग्जामिनेशन में, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो यू कैन रिमेंबर। प्रैक्टिस मेक्स स्टूडेंट्स परफेक्ट। हम तो टीचर हैं, नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, है ना। तो ऑफिशियली एडमिशन तो स्टार्ट हो गया। जो बच्चे पहले ज्वाइन कर ले रहे हैं उनको बेनिफिट है कि फीस तो उतनी पे करनी पड़ेगी, लेकिन एडिशनल चीजें पढ़ पा रहे हैं। जैसे अभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी चल रही है, मिश्रा सर पढ़ा रहे हैं यूनिट 12, वो भी सैटरडे को क्लास ले रहे हैं, तो सैटरडे भी आपका ऑक्यूपाई हो रहा है, ठीक है ना। एंड टेस्ट भी हो रहा है उस दिन, तो काफी बिजी शेड्यूल हमने रखा हुआ है। मॉक टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिए, अदरवाइज पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा बट सक्सेस विल बी फार अवे फ्रॉम यू, ठीक है। तो उस चीज को इंपॉर्टेंट समझिए। जैसे जीन एक्सप्रेस होती है देन फंक्शन होते हैं, उसी तरह से आपका माइंड एक्टिवेट होना चाहिए। अगर माइंड स्लिप कर रहा है देन इट्स वेरी डिफिकल्ट। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सेल्फ स्टडी मोड इज वेरी वेरी डेंजरस, सुसाइडल मोड ऑलमोस्ट, सो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नो अपॉर्चुनिटी टू जीन एक्सप्रेशन। You are like a BCD mutant. Sometime 2 head, sometime 2 tails, sometime you are in the middle, है ना। तो अब ये लाइन आपको बड़ा हेल्प करेगा, ये जो 4 लाइन है। एंटीरियर टू पोस्टीरियर बाइक्वाइड, एंटीरियर टू पोस्टीरियर हंचबैक, क्योंकि बाइक्वाइड ने किसको एक्टिवेट किया, हंचबैक को। क्लियर। और कल ये मैंने डिस्कस किया था, अगर वीडियो आपने ध्यान से देखा हो। इसलिए कहते हैं वीडियो देखना बहुत ही मुश्किल होता है, पूरे दिन में ऑक्युपाइड रहते हो ना, बिजी रहते हो। सो लाइव क्लासेस फोर्स स्टडी है, आप पढ़ ही लोगे, किसी भी हालत में पढ़ लोगे, सबको टाइम मैनेज करना है। पोस्टीरियर नैनो एंड कॉर्डल, नैनो एक्टिवेट्स कॉर्डल, ठीक है। तो अब आपको पूरी अच्छे तरीके से होमियो जीन, उसका एक्सप्रेशन, कौन जीन किसको कंट्रोल कर रहा है, म्यूटेंट होगा तो क्या होगा, mRNA डालोगे तो क्या होगा, ये सारा आपको पता चल गया। कॉर्डल प्रोटीन किधर बनता है बताओ तो। पोस्टीरियर। पोस्टीरियर। ये दूसरा क्वेश्चन है कि नैनो किसको बाइंड करता है। The function of nanos, nanos बाइंड करेगा पोमिलियो को। पोस्टीरियर। नैनोस का फंक्शन क्या है, नैनो along with the पोमिलियो प्रोटीन बाइंड्स टू हंचबैक, हंचबैक को पोस्टीरियर रीजन में एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ नैनोस। They prevent the function of activation of hunchback. इनहिबिट कर देता hunchback। हाँ, hunchback with the help of which protein, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना CSR में। hunchback करता है तो सारे बच्चे बता देंगे जितने भी CSR में बैठेंगे। But which protein is involved, जिसको कि नैनो प्रोटीन बाइंड करके hunchback को सप्रेस करता है, that is the पोमिलियो। बोलो मेरे साथ, पोमिलियो। पोमिलियो। हाँ, पोमिलियो 3-4 बार माइंड में बोलो। ओके। कंजुगेट विद पोमिलियो। हाँ, अगर पोमिलियो ना रहे तो हंचबैक को कभी भी वो सप्रेस नहीं कर पाएगा, पोमिलियो के साथ ही एक्शन शो कर पाता है। गुड़िया गुड़िया भी पढ़ रही है। ठीक है ना। तो नैनो का एक्सप्रेशन सबसे हाई होता है पोस्टीरियर, ठीक है। तो बाइक्वाइड इनहिबिटर है कॉर्डल का, ये नोट कर लो। बाइक्वाइड इज इनहिबिटर ऑफ कॉर्डल, backward inhibitor of caudal, nanos inhibitor of hunchback, ठीक है। तो इसीलिए ये पोर्शन आ जाता है एंटीरियर में, ये पोर्शन आ जाता है
तो इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा आपको। अर्ली क्लीवेज एम्ब्रियो प्रोटीन एंड oocyte mRNA। ओके, तो आपको दिख रहा होगा caudal and hunchback mRNA is level is equal from anterior to posterior। ठीक है, anterior में which mRNA is high, bicoid। नैनोंग mRNA या नैनोज mRNA posterior। तो bicoid anterior में क्या एक्शन हो रहा है, bicoid mRNA, right? And then expression of bicoid protein inhibiting expression of caudal mRNA। caudal mRNA will not form caudal protein in the anterior, rather than अब वही caudal protein बनेगी posterior। तो नैनोस क्या कर रहा है, नैनोस mRNA expressing nannose protein and along with the pomilio, nannose plus pomilio, they are inhibiting the expression of hunchback। पोमिलियो को नाम है, दूसरा भी नाम है P55। P53 आपको पता है क्या रोल है, क्या फंक्शन है। P55 का फंक्शन रोल नहीं पता होगा आपको। तो दैट इज द पोमिलियो एंड दैट इज इनहिबिटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक इन द पोस्टीरियर रीजन। तो ये ग्राफ सेसर में कई बार पूछा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्राफ। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ बी अर्ली क्लीवेज एम्ब्रियो प्रोटीन, व्हाट इज ट्रू, इसके हिसाब से क्या सही है। इसके हिसाब से वही सही है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कॉडल एंड नैनो, ये पूछा हुआ था। कॉडल एंड नैनो में क्या रिलेशन है। रिलेशन पूछ देते हैं। तो कॉडल एंड नैनोस बोथ आर हाई इन द पोस्टीरियर रीजन एंड नैनो इज ब्लॉकिंग द, नैनोस में पूछा है एक्सप्रेशन और हंचबैक में, तो नैनो इज ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ हंचबैक। इस डायग्राम से भी कह सकते हो आप, नैनो इज ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ। क्लियर हो रहा है कि नहीं बेटे, एनी फीडबैक? यस सर। आई थिंक दिस इज योर फर्स्ट क्लास। चलो, सो ये रिलेशन पूछा वैसे सर, ये मैंने देखा था, नैनोज इंटरेक्टिंग विद द सेपरेशन ऑफ हंचबैक। ठीक है, बाइक्वायर में और किस में रिलेशन है, बाइक्वायर किसको सप्रेस कर रहा है, कॉडल को। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही क्वेश्चन मुझे याद आ गया। क्या पूछा था उन्होंने, रिलेशन पूछा था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ग्राफ है, इसमें किसका किससे रिलेशन है। तो अब आप बताओ यहाँ किससे रिलेशन है। कॉडल का रिलेशन है बाइक्वायर से और नैनोज का रिलेशन है हंचबैक से। डू यू एग्री? ये समझ में आया बेटा आफरीन? समझ में आया ना, एकदम क्लियर। अभी ये डायग्राम क्लियर हो जाने से ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो गया। इन्होंने ऐसे ही क्वेश्चन सेसर में पूछा हुआ था, किसका किससे रिलेशन है। तो कॉडल का बाइक्वायर से और नैनोस का हंचबैक से। इसको नोट कर लो, स्पेशली नोट कर लो डायग्राम बना के। इफ यू कैन नोट डाउन, अगर आपके पास पेन और पेपर है तो। सर यहाँ पे जो स्टोफेन और ग्रोजोन और कॉर्टेक्स है, इनके प्रेजेंस में ये बाइकॉइड प्रोटीन जो है कॉडल को इनहिबिट कर रहा है। हाँ, या फिर बाइकॉइड एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है उसके लिए। एक्चुअल में एमआरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए ये एक्टिवेटर्स हैं, ऑस्कर एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ग्रोजोन, स्टोफेन। जैसे यहाँ पर ऑस्कर है, नैनो से प्रोटीन। नैनो प्रोमिलियो जो है वो आपका हेल्प करता है, इनहिबिट करता है हंच। नैनोस प्रोमिलियो बोथ आर इनहिबिटिंग हंचबैक एमआरएनए एक्सप्रेशन। मतलब एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, ये ट्रांसलेशन ब्लॉकर्स हैं जो कह रहे हैं ना, कॉर्टेक्स, ग्राउजोन, स्टोफेन और ऑस्कर। ये एमआरएनए तो ट्रांसलेट करके प्रोटीन बनाएगा, तो ट्रांसलेशन होने नहीं देगा ये। उसी तरह नैनोज और पोमिलियो इनहिबिटर बना रहे हैं, ट्रांसलेटर होने नहीं दे रहे हैं।
ठीक है, देखो आपका कैरियर कोई भी हो, जो सेलेक्ट करो तो उस पर लड़ जाओ, अड़ जाओ, क्योंकि हर कैरियर में आज उतनी ही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि कैरियर जल्दी जल्दी स्विच करोगे तो आपका बहुत अच्छा भला हो जाएगा, कभी नहीं भला होने वाला। इफ यू आर टैलेंटेड देन यू कैन ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। अगर टैलेंट नहीं है तभी छोड़ो वो फील्ड, है ना। हमने बायोलॉजी में कसम खाई, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी, हम चलते जा रहे हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारा जितना टैलेंट है उतना हम अचीव करते हैं, टैलेंट नहीं है तो बार बार हमें असफलता गिरती है। और टैलेंट आता कैसे है? मेहनत से आता है ना। वेरी ग्रेट एग्जाम्पल इज डॉक्टर अब्दुल कलाम। कहाँ आज भी झोपड़ी है उनके घर में, राष्ट्रपति तक पहुंचे तो उनकी फैमिली थोड़ी पहुंची, वही पहुंचे। उन्होंने पढ़ाई की, अपना दिमाग यूज किया, स्ट्रगल किया, इंडिया में नौकरी ढूंढी, नहीं मिली, बाहर चले गए। बाहर जाने के लिए कितना लड़ाई लड़ी होगी, है ना। पैसे इकट्ठा किए होंगे, एफर्ट किया होगा, मांगा होगा, लोन लिया होगा। तो ऐसा नहीं कि जो सक्सेसफुल आदमी है उसके जीवन में कोई एक भी रोड़े नहीं आते हैं। रोड़े सिर्फ एडवांस कंट्रीज में नहीं है, जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके सामने बड़ी पॉपुलेशन है, फीडिंग की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो आपको फाइट तो करना पड़ेगा, एंड विद एम की अपनी कंट्री को ब्यूटीफुल बनाना है, देन ओनली यू कैन सक्सीड। तो ये आपको समझ में आ गया। बाइक्वाड एंड हैंचबैक इज रिलेटेड विद द हेड एंड thorax formation. Nano caudal critical for formation of abdominal segments. बेटा तो ये म्यूटेंट फिनोटाइप एंड जीन अगर हो जाएगा, किस जीन में म्यूटेंट होगा तो व्हाट विल बी द प्रपोज्ड फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा याद रख लोगे। नीचे से पढ़ना शुरू करो क्योंकि ऊपर तो इजी वाला है। टार्सो म्यूटेंट प्रपोज फंक्शन म्यूटेंट फिनोटाइप, नो टर्नाई, टर्नाई बनेगा ही नहीं टार्सो का। अगर बस खाली इतना ही पढ़ लो, जीन एंड म्यूटेंट फिनोटाइप, बस बाकी बाद में पढ़ेंगे। तो इट विल मेक everything easier. Tarso mutant, no terminal. Trunk mutant, no terminal. Caudal mutant, no abdomen. कितना अच्छा है ये, ना। Pumilio mutant, देखो पूछ ही दिया इसने। Pumilio mutant, अब ऐसे पूछेगा तो आप नहीं जवाब दे पाओगे। No abdomen, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, है ना आफरीन, ठीक है ना। Pumilio mutant, no abdomen, सीधा सीधा एकदम याद कर लो, है ना। वैलियोस म्यूटेंट, नो एब्डोमेन। वैसा म्यूटेंट, नो एब्डोमेन। ऑस्कर म्यूटेंट, नो एब्डोमेन। ऑस्कर को पूछा भी है रिसर्च में। ऑस्कर अभी हमने जस्ट पढ़ा, कहीं नाम सुना सुना लग रहा है, वो मिलियन नाम सुना सुना लग रहा है, वहां पे एग्जामिनेशन में ऐसे याद आएगा। सुना सुना लग रहा है, सुना सुना नहीं लग रहा है, आपने पढ़ रखा है, उसको रिवाइज नहीं किया है, तो इसलिए याद ही नहीं आता टाइम पे। नैनोज, नो एब्डोमेन, ठीक है। बाइक्वाड लैकिंग हेड एंड थोरैक्स रिलेटेड। कौन चला गया बीच क्लास में? अच्छा पिपांची, ओके। नेट पैक एकदम स्ट्रांग रखा करो इस टाइम, तो कोरोना टाइम में तो आपका पूरा पावर वही है, नेट पैक। मैं तो अगर कम होता है तो 1 GB का एक्स्ट्रा डलवा देता हूँ, वो 10 रुपए या 22 रुपए का पड़ता है जियो में, उससे काफी सपोर्ट हो जाता है। बाकी मैंने पर डे का 3 GB जरूर रखता हूँ, और 2 सिम में रखता हूँ। 3 GB एक सिम में, 3 GB दूसरे सिम में। तो हमारा ये नहीं रहता कि इमरजेंसी आ जाएगी, क्लास तो कंडक्ट ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हमने भी पता ही नहीं चला कब खत्म कर दिया। तो योर मोबाइल इंटरनेट पैक इज लाइक ए दिस नैनोज एंड बाइक्वाड। ठीक है ना। ऐसे सिमिलरिटी इंडेक्स बना के याद करो। बाइक्वाड होगा म्यूटेंट तो हेड एंड थोरैक्स गायब, शैलो होगा तो इंटीरियर हेड स्ट्रक्चर डिलीटेड, एक्सपेरेंसिया होगा तो इंटीरियर हेड स्ट्रक्चर डिलीटेड, नैनोज होगा तो एब्डोमेन नहीं, ऑस्कर होगा तो नो एब्डोमेन, नो पोल्स। इतना याद हो गया आज का, ठीक है बेटा।
आई थिंक ये डायग्राम भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, काफी अच्छे से इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वही चीज है जो टेबुलर फॉर्म में है वो यहाँ पे डायग्रामेटिक फॉर्म में। ठीक है, पोस्टीरियर गैप जीन का नाम क्या है? नेप्स। ठीक है, तो नैनो किसको एक्टिवेट करता है? नेप्स को। ठीक है, नेप्स को। नैनो डेफिशिएंट हो जाएगा तो क्या होगा? एक्रोन, हेड, थोरैक्स, टेल्सन, माने एब्डोमेन विल बी गायब नैनो डेफिशिएंट में। पोस्टीरियर नैनो, एंटीरियर नैनो, पहला जो रेड कलर का डायग्राम है वो अबाउट द एंटीरियर बायक्वाड एक्सप्रेशन, बीच वाला है पोस्टीरियर नैनो एक्सप्रेशन एंड लास्ट वाला है टर्मिनल टार्सो एक्सप्रेशन। टार्सो डेफिशिएंट में क्या क्या रहेगा? हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। ठीक है, लेकिन नैनो डेफिशिएंट में क्या क्या रहेगा? एक्रोन, हेड, थोरैक्स, टेल्सन। ASTT ऐसे याद कर लो। STA टार्सो डेफिशिएंट है, ASTT नैनो डेफिशिएंट। ठीक है, बायक्वाड डेफिशिएंट क्या रहेगा? बोलो। टेल्सन, टेल्सन, यानी 2 टेल रहेगा। हेड विल बी एब्सेंट, हेड की जगह आ जाएगा टेल। टेल्सन मतलब टेल। ठीक है, टेललेस हैंचबैक mRNA इज एक्टिवेटेड बाय द टार्सो। तो टार्सो किसको एक्टिवेट कर रहा है? टेललेस हैंचबैक। बोर तो नहीं हो रहे हो ना आफरीन? नो सर। सब बोर नहीं होना। नॉलेज में क्या बोर होना, पता नहीं। जब पढ़ना स्टार्ट करो तो पढ़ो ना, कमिटमेंट तो यही है, जो काम स्टार्ट करो सर ये उसको तो खत्म पूरा करो। ये जो चार्ट है पूरा सीरीज वाइज दिया हुआ है, पूरा पूरा बहुत अच्छे से। स्टेजेस दिया हुआ है, मिड पूरा oogenesis, फिर कंप्लीशन ऑफ oogenesis, फिर हाँ सिंसाइटल, सेलुलर सेलुलर, ब्लास्टोडर्म, रीजनल यस। स्पेसिफिक, पूरा एक्सटर्नल फिनोटाइप, हाँ, तो वो किसी भी स्टेज में पूछ एक सकते हैं। स्टेज के बाद स्टेज। हाँ, हाँ, किसी भी स्टेज में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जैसे CSR मिड की मिड मिड oogenesis में एंटीरियर बाइकॉइड, पोस्टीरियर बाइकॉइड में क्या क्या? हाँ हाँ बाइकॉइड, फिर पोस्टीरियर में नैनोज, ऑस्कर, स्टॉफेन, ये सब मिलेगा। फिर हाँ कंप्लीशन ऑफ oogenesis में अलग, हाँ सब अलग अलग, सिंसाइटियल, ब्लास्टोडर्म। सारा बाइक्वाड एक्सप्रेस हो गया अफरीन का। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है। ये तो डिस्कशन का मजा यही तो आता है कि वी आर नाउ 5 ब्रेन्स एक्टिवेटिंग टुगेदर विद द वर्किंग टुगेदर। टर्मिनल टोर्सो, हाँ, टर्मिनल टॉर्सो। एंटीरियर, पोस्टीरियर, टर्मिनल टोर्सो। हाँ टोर्सो में भी टर्मिनल पे कौन कौन सा? रीजनल स्पेसिफिकेशन में टर्मिनल पे टोर्सो डेफिशिएंट होता है। टॉर्सो डेफिशिएंट होगा तो केवल ST आएगा, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टेल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में टॉर्सो एक्टिवेट कर रहा है टर्मिनल गैप जीन्स को, टेललेस एंड हंचबैक mRNA। डेफिशिएंट हो गया तो ये गायब हो गया। ठीक है ना। और टॉर्सो लाइक एक्टिवेट टॉर्सो एट टिप्स इन द completion of oogenesis। ठीक है, syncytial blastodon एक्टिवेटेड टार्सो प्रोटीन। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाना चाहिए। मैंने पूरा ये पढ़ा दिया। साइटोप्लाज्मिक पोलैरिटी, मैटरनल इफेक्ट, हंचबैक प्रोटीन ग्रेडियंट, गैप जीन्स, पेयर रूल जीन्स, एंड देन सेगमेंट पोलैरिटी जीन, होम्योटिक जीन्स। सेगमेंट पोलैरिटी एक्टिवेट करेगा होम्योटिक जीन्स को, पेयर रूल भी एक्टिवेट कर सकता है होम्योटिक जीन्स को। ठीक है, काफी अच्छे से हम लोग पढ़ लिया। अब लेंस पढ़ लें। तो ये कल भी हमने स्टार्ट किया था, बट बीच में थोड़ा सा रह गया था, तो आई कवर्ड ऑल दिस। लेंस भी बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं इधर लेंस प्रोटीन पे 3 दिन से काम कर रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं हो रहा था, तो आज मुझे बहुत ही एग्जैक्टली क्लियर हुआ। क्या हुआ सबा? व्हाट हैपेंड?
Okay, no problem, you can leave, no problem. इन्फॉर्म करके जाओ तो थोड़ा एक लगता है ऑनरेबल, अभी ज्वाइन की और चले भी गए, बताए भी नहीं, तो दैट्स इशू। चलो अब आ जाते हैं लेंस पे। अच्छा हाँ, ये टॉर्पीडो और पाइप प्रोटीन में क्या रिलेशन है? पाइप प्रोटीन का मैं देख रहा था, से सर ने पूछा हुआ है कहीं पे, है ना, तो ये बड़ा अच्छा ये डायग्राम मिल गया मुझे, ये पूरा वेंट्रल साइड में, डॉर्सल साइड में, तो यू कैन सी oocyte nucleus travel to integrate dorsal site of oocyte, its size Gherkin mRNA, ठीक है ना। Gherkin message are translated, Gherkin protein is received by torpedo protein during mid oogenesis, जो हमने वहाँ पे स्टेज दिखाई थी। Torpedo signal causes follicle cells to differentiate to a dorsal morphology. Synthesis of pipe protein is inhibited in dorsal follicle cells. Gherkin protein does not diffuse to ventral side. Ventral follicle cells synthesize pipe protein. In ventricle follicle cell, pipe complete the modification of unknown factor. Nodal and factor X interact to split granulation deficient GD protein. Activated GD protein split the SNAC protein, and activated SNAC protein clears the ester protein. The activated ester protein splits spatial, activated spatial binds to tall receptor protein. Tall activation activates tube and pele, which phosphorylate the cause cactus protein. Cactus is degraded, releasing it from dorsal. Dorsal protein enters the nucleus and neutralize the cell. ठीक है, तो ये है पूरा डायग्राम। टार्सो डेफिशिएंट जर्म सेल इन वाइल्ड टाइप फीमेल, राइट। Then you can see normal dorsal ventral axis, torso deficient oocyte in wild type follicle. Torso deficient female, wild type germ cell in the torso deficient follicle. No dorsal ventral axis, entire embryo is dorsal. Ventral बना ही नहीं, तो ventralization के लिए you can see there is a role of torpedo and pipe protein. ठीक है बेटा, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया आपको। ये है पूरा रिलेशन, है ना। स्पेशल टॉल ट्यूब पेले इनहिबिटिंग द कैक्टस एंड इनहिबिटिंग द डॉर्सल पोर्शन। डॉर्सल पोर्शन गायब हो गया, ठीक है, डॉर्सल पोर्शन गायब हो गया। अब चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे है वो लाइंस जो मैं मिस कर रहा था, फॉर्चुनेटली मुझे मिल भी गया। अरे यार क्या हो गया, ट्यूब प्रोटीन नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग पेले टू सेल मेम्ब्रेन, और जहां पे कि एक्टिवेट होता है। एक्टिवेटेड पेले प्रोटीन काइनेज कैन फॉस्फोलेट द cactus protein. Once phosphorylated, cactus protein is degraded and the dorsal protein can enter the nucleus. तो इस तरह से entire complex signaling system is organized to split the cactus protein from dorsal protein in the ventral region, ताकि ventral region अच्छे से बन जाए। अगर cactus protein एक्सप्रेस हो गया dorsal region में, cactus protein is expressed in the ventral region, then it's going to destroy the formation of ventral portion. So ventral dorsal axis formation में there is a role of tall protein, cactus, ठीक है, and pele. तो tall pele को एक्टिवेट करेगा, pele is a protein kinase, ठीक है ना, वो फॉस्फोलेट करेगा कैस्केट को। अगर फॉस्फोलेट कर दिया तो cactus is degraded, ठीक है, degraded। इतना क्लियर हो गया, यस और नो? तो आप जिसका बहुत वेट कर रहे थे वो पढ़ते हैं, और आप वेट कर रहे थे लेंस फॉर्मेशन। लेंस डेवलपमेंट में एक्चुअल लॉजिक यही है, दिस इज द एक्चुअल लॉजिक, मीन्स कौन सा रीजन इज मिक्सिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस। तो दिस इज वेरी स्टैंड दैट कि हाउ द लेंस इज गोइंग टू बी फॉर्म। लेंस भी बन रहा है, बहुत सारे न्यूरॉन्स भी बन रही है, तो हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन।
This is the magic of donor region and host region and how they are going to be differentiated. तो आपने देखा यहाँ पे अर्ली जैसे गेस्ट लैब में you can see prospective neurons when interacting with the epidermis, right? So differentiation of always the donor region, epidermis. तो न्यूरॉन एपिडर्मिस एपिडर्मिस ये कंडीशनल डेवलपमेंट, एपिडर्मिस न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स ये भी कंडीशनल हो गया, ठीक है ना, कंडीशनल डेवलपमेंट. एंड व्हाट इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट? व्हेन न्यूरॉन्स एंड एपिडर्मिस देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ न्यूरॉन, एपिडर्मिस न्यूरॉन्स एक्सप्रेशन ऑफ एपिडर्मिस. तो अगर डोनर रीजन वाला ही एक्सप्रेस हो रहा है तो फिर ऑटोनॉमस, अगर होस्ट रीजन वाला एक्सप्रेस हो रहा है तो कंडीशनल. ठीक है बेटा, ये डिस्टिंक्शन समझ लो. ये आता है ये क्वेश्चन, कंडीशनल बिटवीन डिफरेंशिएशन बिटवीन द कंडीशनल एंड ऑटोनॉमस. यस सर. है ना. तो होस्ट वाला अगर एक्सप्रेस होता है तो कंडीशनल, और अगर डोनर वाला एक्सप्रेस होता है तो ऑलवेज भी ऑटोनॉमस. यही कुछ लॉजिक काम कर रही है, इसलिए मैंने लॉजिक सर्किट पढ़ाई थी कल कि एट द गैस्ट्रेशन व्हाट इज हैपनिंग, द इन्वॉल्विंग एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म ध्यान रखना, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म इंटरेक्टिंग विद द एडजेसेंट प्रोस्पेक्टिव हेड एक्टोडर्म. और जब ये इंटरेक्ट करेंगे हेड एक्टोडर्म में, अब ये वाला पोर्शन जो हेड एक्टोडर्म है, दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द लेंस फॉर्मिंग बैच. ये कौन सा हो गया? कंडीशनल हो गया, राइट? कंडीशनल हो गया, ठीक है. तो यही एक लाइन में लॉजिक है इसका, बाकी आपको सारा समझ में आ जाएगा इजीली व्हेन वी विल प्रोग्रेस टुवर्ड दैट. तो बट नॉट ऑल पार्ट ऑफ द हेड एक्टोडर्म इज गोइंग टू फॉर्म द लेंसेज, दिस इज ट्रू. ठीक है, राइट बेटा. This is not going to, not all part of the head ectoderm form lenses. Activation of head ectoderm means lens forming ability is activity. ठीक है, lens forming ability and positioning of lens in relation to retina is also accomplished, and this space is called as the optical vesicle. This is called as the optical vesicle. The optical vesicle and then diencephalon, right? Diencephalon. And अब एक्सटेंड होते होते इनका इफेक्ट अगर यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक? हेड एक्टोडर्म तक. देन दिस इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकॉइड. आप समझ रहे हो ना? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म मेसोडर्म किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं? बोलो. एडजेसेंट प्रोस्पेक्टिव हेड ectoderm. So that part is going to convert it into the lens. So how they are going to be activated? Very simply because of conditional activation. So positioning of lens is going to establish along with the retina by the optic vesicles. पहला तो important point ये है, optic vesicles, है ना? And what is the role of optic vesicle? It extends from the diencephalon. When it meets the head ectoderm, it induces the formation of lens placoid. तो आपको याद करना है optic vesicle, optical vesicle, lens placoid. Lens placoid is going to form the two-walled optic cup. ठीक है, तो ये डायग्राम से समझ लें. इतना क्लियर हो गया बेटा? ये देखो डायग्राम से समझ लेते हैं. देखो एम्ब्रियो है पहले पार्ट में, देन यू कैन सी देयर इज ए ऑप्टिक वेसिकल्स. ठीक है, ऑप्टिकल वेसिकल एंड देन लेंस प्लेकोड. ठीक है, अब यही ऑप्टिक वेसिकल्स और लेंस प्लेकोड कन्वर्ट हो रहा है, एक लेंस में कन्वर्ट हो रहा है, एक रेटिना. ठीक है, तो लेंस वेसिकल लेंस में, ऑप्टिक कप जो है बना रहा है रेटिना उसके ऊपर, रेटिना कॉर्निया. ये चीज स्पेसिफिकली याद करनी है आपको. पहला ऑप्टिक वेसिकल एंड प्लेकोड, फिर lens placode converting into the lens vesicle,
ऑप्टिक वेसिकल कन्वर्टेड इनटू ऑप्टिक कप। अब ऑप्टिक कप किस में आ रहा है? रेटिना में। रेटिना में लेंस के नीचे कॉर्निया। लिख लिया? ये चीजें बता रहा था। Yes. लेंस प्लेकोड, ऑप्टिक वेसिकल, लेंस प्लेकोड, फिर वो ऑप्टिक कप बना। ऑप्टिक कप के बाद क्या बना? रेटिना बन गई। आउटर लेयर बिकम्स न्यूरल क्रेस्ट। प्रीवियस स्लाइड एक मिनट दिखाइए। ठीक है, देखो पिगमेंटेड रेटिना, न्यूरल रेटिना। हाँ ये सर, लेंस प्लेकोड जो है फिर इन्वेजिनेट होकर लेंस बना रहा है। ऑप्टिक वेसिकल्स जो है वो ऑप्टिक कप बना लिया। ओके सर। ठीक है ना? वो डायग्राम बिल्कुल क्लियर है। ये डायग्राम देखो। यस सर। ऑप्टिक वेसिकल, लेंस प्लेकोड साथ साथ में है। लेंस प्लेकोड बनाया लेंस वेसिकल, ऑप्टिक वेसिकल बना लिया ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप ही कन्वर्ट हो गया रेटिना में, और लेंस वेसिकल कन्वर्ट हो गया लेंस में। लेंस और कॉर्निया दोनों में हो गया। ठीक, तो ओवरलाइंग एक्टोडर्म कॉर्नियम कन्वर्ट हो गया। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म एक्टोडर्म से जब मिल रहे हैं तो एक्टोडर्म डिफरेंशिएट कर रही है लेंस में। तो ये 2 स्लाइड में मुझे क्लियर आज समझ में आ गया कि यही चीज हो रही है। काफी दिनों से मैं काफी समझने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो एक्चुअल में हाउ दिस एक्सप्रेशन इज पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन है कि कैसे ये हो रहा है कि एक स्पेसिफिक पार्ट न्यूरल एक्टोडर्म इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू द ऑप्टिक वेसिकल। तो दिस इज बिकॉज ऑफ 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, सीपा रक्स, ऐसे याद कर लो। सीपा रक्स मतलब RX1। ये तीनों का एक्सप्रेशन जरूरी है। तीनों का एक्सप्रेशन याद करना आसान है। CFX RX, और डॉक्टर लोग RX लिख देते हैं ना। हाँ, 6 पैक, शाहरुख खान का 6 पैक। ठीक है, शाहरुख खान का 6 पैक, पैक 6 तो 6 पैक से याद रहेगा आपको। 6 पैक 6 है ना। एंड 1 रक्स 1 या 1 रक्स। 6 पैक्स 6 RX1। हाँ, तीनों का एक्सप्रेशन जरूरी है। And the single domain will later split into bilateral region that will form the optic vesicle. ये optical vesicle में कन्वर्ट होगा। And then you can see कि that's why ये तीनों ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इन्वॉल्व हैं ड्रोसोफिला से लेके ह्यूमन तक लेंस बनाने में। तीनों का रोल है। बहुत ड्रामेटिक है, अमेजिंग है नेचर्स का। ठीक है, तो पैक 6 प्रोटीन का सबसे ज्यादा रोल किसमें है? फॉर्मेशन ऑफ लेंस एंड रेटिना। लिख लो बच्चों। इस बार मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सब मिलेंगे आपको, ये विश्वास रखो। Because your belief turned into the reality. When you have a strong belief, sometime, मतलब मैं most time नहीं कह रहा हूँ, sometime it converted into the reality. अब एक बड़ा अमेजिंग एक्सपेरिमेंट किया गया कि if mouse PAX6 is inserted into the Drosophila genome and activated, then what will happen? तो ड्रोसोफिला उस रीजन में बन गया जहां पे आपने PAX6 इंसर्ट किया था माउस का। यानी देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ द स्पीसीज, द जीन इज प्लेइंग द सेम रोल, है ना। PAX6 का ही रोल है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, PAX6 इम्पोर्टेंट है। तो ये म्यूटेशन करके पूछेंगे PAX6 यहाँ डाल दिया तो क्या होगा, वहां डाल दिया तो क्या होगा, माउस से उठाया ड्रोसोफिला में डाल दिया, ड्रोसोफिला उठाया माइस में डाल दिया,
तो ह्यूमन एंड माइस में भी डाल दिया तो क्या होगा, तो छोटी आंखें कब बनेंगी चाइनीज की बड़ी छोटी छोटी आंखें जो होती है, आंखें उसका कारण क्या है, हेटेरोजाइगोटिक जीन। अगर वो हाँ अगर डोमिनेंट होती, दोनों होती, होमोजाइगोटिक होती तो क्या होता, और हेटेरोजाइगोट है तो क्या हुआ, ह्यूमन माइस PAX6 हेटेरोजाइगोट है स्मॉल आइज, व्हाइल होमोजाइगोट माइस एंड ह्यूमन लैक आइज ऑल टुगेदर। अगर होमोजाइगोट हो गए तो खत्म, हेटेरोजाइगोट है तो स्मॉल आइज। तो PAX6 के खत्म होने का या PAX6 के म्यूटेट होने का सीधा असर लेंस के ऊपर पड़ता है, तो खत्म हो जाता है, लेंस नहीं बनता है, आइज जिसको बोलते हो आप। ये डायग्राम देख सकते हो, दिस इज द थोड़ा सा टफ डायग्राम है। ऑप्टिक वेस्किल आपको दिख रहा होगा, डायनसेफ्लॉन आइज है ना, तो मेसेनसेफ्लॉन डायनसेफ्लॉन इज इंटरेक्टिंग टू फॉर्म द आइज, ठीक है। ऑप्टिक वेस्किल, मेसेनसेफ्लॉन एंड टेरेंसेफ्लॉन, ठीक है। मेसेनटेलन ऑप्टिक वेस्किल, मेसेन डायनसेफ्लॉन आइज। तो ये है ऑप्टिक वेस्किल इज रिमूव्ड, नो लेंस इज इंड्यूस्ड। ये सब डिफरेंट कंडीशन है। नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेंस बाय ऑप्टिक वेस्किल्स, ऑप्टिक वेस्किल कैन नॉट इंड्यूस ectoderm, that is not competent. Tissue other than optic vesicle is implanted, no induction occurs. ठीक है। अब ये देखो एक नए जीन का एक्सप्रेशन यहाँ दिखा रहा हूँ। वैसे बात हुई पड़ी है PAX6 और कौन सा था 63RX1। यहाँ पे कुछ और भी है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज OTX2। OTX2 एक्सप्रेस इन द प्रिजम्पटिव लेंस ectoderm, ठीक है, लेट गैस्ट्रुला, देन OTX2 एंड PAX6 expressed in the presumptive lens ectoderm neural plate, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, mesoderm and endoderm interacting with the ectoderm, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का रोल है। लेट न्यूरोला स्टेज में आपको दिखाई दे रहा होगा, there is enhanced role of FGF8 and BMP4, और यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है OTX2, PAX6 and SOX3 along with the LMAF expressed in the presumptive lens ectoderm. तो लेट गैस्ट्रुला स्टेज पे OTX2 का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है, देन अर्ली नेरुला स्टेज में PAX6 आ गया, लेट नेरुला स्टेज में सब आ गया। हाँ, OTX से स्टार्ट हुआ, OTX आया तो PAX6 आ गया, PAX6 आया तो SOX3 आ गया, फिर LMAF आ गया, LMAF आ गया तो FGF8 BMP4 इंट्रैक्शन। और एक्चुअल में यही इंट्रैक्शन जो FGF8 और BMP4 का है ऑप्टिकल वेस्किल में हो रहा है, एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू द फाइनली लेंस पार्ट। तो ये देखो, ये बड़ा अच्छा डायग्राम मुझे मिला, बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया दिखाता हूँ क्या है इसमें डायग्राम। ऑप्टिक देखो, पहले कॉलम में है ऑप्टिक वेस्किल्स, फिर सरफेस ectoderm, लेंस इंडक्शन। तो क्या क्या इंटरेक्शन हो रहा है, ती लेंस इंड्यूस होगा, वाइल्ड टाइप वेस्किल, ऑप्टिक वेस्किल विद ectoderm, यस। ऑप्टिक वेस्किल में अगर दोनों PAX6 माइनस हो यानी होमोजाइगोट, वाइल्ड टाइप सॉरी होमोजाइगोट नेगेटिव है ना, PAX6 होमोजाइगोट नेगेटिव है तो लेंस बन रहा है, यस। इसका मीनिंग बाद में निकालेंगे। फिर वाइल्ड टाइप ऑप्टिकल वेस्किल है एंड होमोजाइगोट नेगेटिव PAX6, लेंस फॉर्मेशन नो। तो सरफेस ectoderm में इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, इसका मतलब PAX6 प्लस का, इसमें सरफेस ectoderm। ऑप्टिक वेस्किल में कोई रोल नहीं होगा, सरफेस ectoderm में है। एंड अगर दोनों हो जाए तो बिल्कुल ही
कोई लेंस नहीं बनेगा। तो आई थिंक दिस डायग्राम वाज ऑसम। Interaction between the optic vesicule, then transcription factor PAC6 role, surface ectoderm and lens, and that's it. सर इस डायग्राम में बेसिकली यही चीज दिखा रहा है ना कि ऑप्टिक वेसिकल्स का इंटरेक्शन एक्टोडर्म से हो रहा है। एंड विच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज इंपॉर्टेंट? वाइल्ड टाइप ऑप्टिक वेसिकल है और सरफेस एक्टोडर्म में PAC6 का नहीं एक्सप्रेशन है, तो लेंस नहीं बनेगा। ओके तो समझ गए है ना? सरफेस एक्टोडर्म का इंटरेक्शन है, फेस एक्टोडर्म ऑप्टिक वेसिकल वाइल्ड टाइप और सरफेस एक्टोडर्म PAC6 नेगेटिव, तो कोई लेंस नहीं बनेगा। सर तभी सेकंड वाले केसेस में सर यानी कि सेकंड वाले केसेस में सरफेस एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप है यानी कि PAC6 है और ऑप्टिक वेसिकल्स में PAC6 नहीं है तो भी बन रहा है क्योंकि PAC6 मिल गया। वाइल्ड टाइप में है, सरफेस एक्टोडर्म में इसलिए मिल गया, तो वो एक्सप्रेशन हो रही है। हाँ ये सर, और ऑप्टिक वेसिकल्स में PAC6 नहीं है और बाकी ऑप्टिक वेसिकल्स है, सरफेस एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप है तो इसलिए यस हो गया। और यहाँ पे PAC6 नहीं है, ऑप्टिक वेसिकल्स वाइल्ड टाइप है, सरफेस एक्टोडर्म में PAC6 नहीं है तो इसलिए नहीं बना है क्योंकि PAC6 जो है एक्चुअल में सरफेस एक्टोडर्म में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इतना क्लियर होता है। यस सर। और एक क्वेश्चन हो रहा है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल इंडक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? क्या ये रेसिप्रोकल इंडक्शन ही जिम्मेदार है लेंस बनने के लिए या नहीं? यस सर, सर है रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो वही जो मैंने दिखाया उसको इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। मीन्स वन द लेंस हैज फॉर्म इट कैन देन इंड्यूस अदर टिश्यू। सर एक लेंस पहले दूसरे से बनेगा। इंड्यूस कर रहा है। हाँ, one of these responding tissue is the optic vesicle itself. Optic vesicle become optic cup and the wall of optic cup differentiate into two layers, the pigmented retina and neural retina. This is called as the reciprocal interaction. ठीक है, दो तरह का रेटिना है, ठीक है, पिगमेंटेड रेटिना है, न्यूरल रेटिना। तो बड़ा डायग्राम से बड़ा क्लियर है। ए में देखो क्या हो रहा है, ऑप्टिक वेसिकल है, केवल ऑप्टिक वेसिकल लेंस प्लेकोड, ठीक है। फिर बी में देखो, बी पिक्चर में अर्ली ऑप्टिक का, सी पिक्चर में outer layer perspective pigmented epithelium, inner layer perspective retina. So yes sir, pigmented retina and neural retina. Cornea, lens, vesicles, optic arc and डेंटल सर्जन बन गया। विपांची नींद नहीं आ रही, चली गई, उसको बहुत नींद आ रही थी। खुशबू, व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट द क्लास? कैन यू गिव? यस सर, समझ में आ रहा अच्छे से ना? यस सर। देखो फ्री होल्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, आराम से। यस सर। और एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर। लेकिन राइटिंग इज मस्ट। नोट्स लेते रहोगे, रेगुलर क्लास करोगे तो वन डे यू कैन क्वालिफाई दिस टीचर, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर छोटा बच्चा भी पूछे लेंस कैसे बनता है तो आप बता सकते, पूरा बिना रुके बता सकते हो कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये होता है। तो ऑप्टिक उसके लेंस प्लेकोड, फिर अर्ली ऑप्टिक का, फिर इनर प्रोस्पेक्टिव रेटिना, आउटर लेयर प्रोस्पेक्टिव पिगमेंटेड एपिथेलियम। दिमाग पे बिना जोर दिए हम पढ़ाई करवाते हैं।
को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है। पहले हम खुद ही रिसर्च करते हैं, हम गांधी जी हैं। खुद रिसर्च करेंगे अपने ऊपर कि मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चीज हो रही है कि नहीं, वो चीज आ रही है कि नहीं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, सारा करने के बाद फिर स्लाइड इज डिसाइडेड। पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना, न्यूरल लेयर ऑफ रेटिना, ये दो रेटिना बन रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ रेसिप्रोकल इंडक्शन। पहले क्या बनेगा, लेंस बनेगा एंड देन अदर टिश्यू विल फॉर्म। यहाँ पे देखो यही चीज, ऑप्टिक कप कन्वर्टेड इनटू लेंस वेसिकल, लेंस वेसिकल बन गया, फिर ऑप्टिक स्टैक बन गया, फिर कॉर्निया, अपर पार्ट एक्टोडर्म में आ गया, फिर लेंस फाइबर आ गया, फिर इसके चारों तरफ बन गया न्यूरल लेयर ऑफ रेटिना, पिगमेंटेड लेयर ऑफ रेटिना। ठीक है ना। तो ये पूरा सर्किट है। सर्किट आफरीन एक्सप्लेन करेगी। करो आफरीन। अर्ली गैस्ट्रुला में प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म। सर अर्ली गैस्ट्रुला ये स्टेजेस दिए हुए हैं, अर्ली गैस्ट्रुला, लेट गैस्ट्रुला, ये पूछता है, ये ध्यान रखना, ये सारी चीज पूछता है। अर्ली गैस्ट्रुला में क्या होगा, लेट गैस्ट्रुला में क्या होगा, अर्ली गैस्ट्रुला न्यूरुला में क्या होगा, मिड टू लेट गैस्ट्रुला से OTX2 का एक्सप्रेशन स्टार्ट होता है। हाँ, यहाँ मोटा मोटा देखो। अर्ली गैस्ट्रुला से लेट प्रोस्पेक्टिव एक्टोडर्म से न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट से सर प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कव और प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस। सर न्यूरल प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट के प्रेजेंस में जो एपिडर्मिस है वो कन्वर्ट हो रहा है लेंस एक्टोडर्म। फिर जो न्यूरल प्लेट है उससे आपका प्रोस्पेक्टिव ऑप्टिक कप से ऑप्टिक वेसिकल्स, मिड टू लेट नेरुला में ऑप्टिक वेसिकल्स बन रहा है। तो जब ये बन जाता है ऑप्टिक वेसिकल्स, वो क्या करता है, लेंस एक्टोडर्म को लेंस पैलाकोड में कन्वर्ट कर दे रहा है, और फिर लेंस पैलाकोड जो है ऑप्टिक वेसिकल्स को ऑप्टिक कप में कन्वर्ट कर, रेसिप्रोकल इंडक्शन। हाँ, मतलब ऑप्टिक वेसिकल इंटरेक्टिंग विद एक्टोडर्म फॉर्म लेंस प्लेकोड। अब लेंस प्लेकोड बन गया तो इट्स एक्टिवेटिंग ऑप्टिक वेसिकल इनटू द ऑप्टिक कप। अब देन ऑप्टिक कप इज डिफरेंशिएटिंग इनटू द पिगमेंट रेटिना, न्यूरल रेटिना, न्यूरल रेटिना जैसे बना तो आपका लेंस वेसिकल्स जो है वो कन्वर्ट हो गया लेंस में। सर बहुत लेकिन कंफ्यूजिंग है, कौन किसको क्या कर रहा है। इसी का नाम तो वो है ना, रेसिप्रोकल इंडक्शन। यस सर। साइंटिस्ट क्यों नाम देते रेसिप्रोकल इंडक्शन, डायरेक्ट इंडक्शन नाम दे देते। हाँ, यानी देखो बड़ा सीधा सीधा समझो ना। अभी देखो पाथवे तो ये है एक्चुअल में, सीधा पाथवे है ना, एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट, ऑप्टिक कप, वेसिकल, ऑप्टिक कप, पिगमेंट। लेकिन यहाँ पे ब्रेक है, देख रहे हो, यहाँ पे ब्रेक है। कैसे ब्रेक है, ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस एक्टोडर्म का मिलना जरूरी है, लेंस प्लेकोड का बनना जरूरी है। लेंस प्लेकोड बनेगा फिर ये ऑप्टिक वेसिकल को कन्वर्ट करेगा ऑप्टिक कप। ऑप्टिक कप नहीं बना तो पिगमेंटेड रेटिना यहीं पे है, खाली यही पोर्शन दिखा रहा है, दिस इज द रेसिप्रोकल इंडक्शन। सारी जगह थोड़ी ना है रेसिप्रोकल। मेरी राइटिंग भी ना सुपर डॉक्टर की हो गई आजकल। रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस कन्वर्ट हो रहा है प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सर, और वो बन रहा है आपके प्रोस्पेक्टिव फेरिंग्स, प्रोस्पेक्टिव हार्ट, प्रोस्पेक्टिव न्यूरल प्लेट, ये तीनों लेंस एक्टोडर्म से लेंस प्लेकोड, ये कन्वर्ट हो रहा है ऑप्टिक वेसिकल से। सर एक्चुअल में सर नीचे वाला जो है सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोस्पेक्टिव एपिडर्मिस से प्रोस्पेक्टिव लेंस एक्टोडर्म, लेंस प्लेकोड, लेंस वेसिकल। अभी तो हमने ऊपर की लाइन में डिस्कस किया था,
अब नीचे लाइन में ये है एपिडर्मिस, Yes, sir. एक्टोडर्म, प्लेकोड, लेंस वेसिकल, लेंस। ठीक है, अब लेंस प्लेकोड एक्टोडर्म को लेंस दो तरफ जा रहा है। प्लेकोड में करने के लिए लेंस ऑप्टिक प्लेकोड वेसिकल चाहिए। हाँ देखो लेंस प्लेकोड दो तरफ जा रहा है। मेरा डिजिटल पेन देख लो अप्रिल ये देखो हाँ ये सर, है ना। सर ऐसे मुझे भी आएगा ना? हाँ हाँ ये देखो और सेम है, पढ़ लो क्या ये लिखा है। सर वाईकॉम हाँ यस सर। ठीक है ना, ये है। तो वाईकॉम नहीं है ना सर ये तो? हाँ हाँ भाई काम का सेम है जो तुमको मंगवाया है, CTL 642 672 621। अच्छा ये 3 लेयर का है। न्यूरल इंडक्शन यहाँ पे है और लेंस प्लेकोड पे ध्यान दो ना। लेंस प्लेकोड क्या कह रहा है? लेंस प्लेकोड 2 डायरेक्शन में जा रहा है। लेंस प्लेकोड एक तो यहाँ पे ऑप्टिक कप बना रहा है और दूसरी तरफ प्रोस्पेक्टिव कार्निया एक्टोडर्म दैट इज कन्वर्टिंग इनटू कार्निया। वहां पे डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा था, यहाँ भी फ्लो चार्ट से बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। यहाँ पे देखो मेसोडर्म भी दिखा रहा है कि मेसोडर्म इंटरेक्टिंग विद एक्टोडर्म to form the neural plate. Neural plate is going to convert into the optic cup to optic vesicle से फिर optic cup, फिर retina, retina. यहाँ पे epidermis, epidermis, फिर mesoderm आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो आ रही है mesoderm, ये इंटरेक्ट कर रहा है लेंस एक्टोडर्म, लेंस प्लेकोड, फिर ये ऑप्टिक कप को इंड्यूस कर रहा है और लेंस प्लेकोड इधर प्रोस्पेक्टिव कॉर्निया एक्टोडर्म को इंड्यूस कर रहा है फॉर्मिंग द कप। सर एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाले बात है कि ऑप्टिक वेसिकल जो है वो कन्वर्ट कर रहा है लेंस प्लेकोड को और लेंस प्लेकोड कन्वर्ट कर रहा है ऑप्टिक कप को। ये ध्यान देने वाली बस। वही रेसिप्रोकल इंडक्शन जिसको ये सर एक्टोडर्म इनटू ऑप्टिक वेसिकल्स, एपिडर्मिस इनटू लेंस प्लेकोड। ठीक है, ठीक है बच्चों। मजा आ गया पढ़ के ना? यस सर। एक मुझे ये मिला था, मैं अभी इसको समझ ही रहा हूँ, मैं चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 3 लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने कल लॉजिक सर्किट नहीं बताई थी, उसी को लॉजिक सर्किट को नाम दिया गया था इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन बाय द हॉल्जर 1968। तो ये अभी चूंकि आइज में भी ये इंपॉर्टेंट है, इंडक्टिव इंट्रैक्शन, इंस्ट्रक्टिव इंट्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल इंट्रैक्शन। और एक इंट्रैक्शन और भी सर, वो इंडक्टिव इंट्रैक्शन जो है वो 2 तरीके का है, इंस्ट्रक्टिव और परमिसिव एंड इंस्ट्रक्टिव। और इंस्ट्रक्टिव, ये इंडक्टिव इंट्रैक्शन के 2 डिस्टिंग्विश 2 मेजर मोड्स ऑफ इंडक्टिव इंट्रैक्शन। 2 है, इंस्ट्रक्टिव है और परमिसिव है। हाँ, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ए रिस्पॉन्डिंग टिश्यू बी डेवलप इन सर्टेन वे and in the absence of tissue A, responding tissue B does not develop in that way. In the absence of tissue A, but in presence of tissue C, tissue B does not develop in that way. This is the principal characteristic feature of the instructive interaction. मतलब A रहना ही चाहिए, तभी बी का डेवलपमेंट होगा। सीरीज वाइज होना चाहिए, ए बी को इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बी को सी इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसे। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, परमिसिव में है रिस्पॉन्डिंग टिश्यू कंटेन ऑल द पोटेंशियल दैट आर एक्सप्रेस्ड एंड नीड ओनली इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन है, इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन में सेल का होना इंपॉर्टेंट है। सर उसके पास सब कुछ है कि वो, हाँ यस सर, बस उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए इन्वायरमेंट परमिशन मिल जाए सर, इसलिए वो परमिसिव इंटरेक्शन, इन्वायरमेंट कंडीशन रहे, बाकी वैसे इसके पास सब कुछ है, कंडीशन है सर। तो लेंस के केस में यही है, एपिथेलियल और मेसेनकाइम इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन है, ये टेबल दिखा देता हूँ। व्हिच ऑर्गन विल डेवलप आफ्टर दिस एपिथेलियल मेसेनकाइम इंटरेक्शन? तो ऑर्गन इज दिस एंड दिस इज एपिथेलियल कंपोनेंट, दिस इज मेसेनकाइम कंपोनेंट। तो गट ऑर्गन कैसे डेवलप हो रहा है आपका? एक एंडोडर्म एंड
मेसोडर्म से, एंडोडर्म मेसोडर्म से फेरेंजियल, रेस्पिरेटरी, एसोसिएटेड लंग, थाइमस, थायराइड, ईटीसी। ठीक है, किडनी, यूरेट्रिक बॉडी एपिथेलियम, मेसोडर्म एंड मेसोडर्म, ट्रूथ, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट। डर्मिस एपिडर्मिस से हेयर, फीडर, स्वीट ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। दिस इज कॉल्ड द एपिथेलियल मेसेंकाइमल इंटरेक्शन। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, स्पेसिफिक इंडक्शन। ठीक है, कि विंग मिला है ना, ये पहले भी पढ़ा था, रिवीजन है एक तरीके का। स्केल क्लॉ कब डेवलप हुआ, थाई फीदर कब डेवलप हुआ, विंग फीदर कब डेवलप हुआ, एंड ऑल दैट इज बिकॉज ऑफ, यहाँ पे देखो विंग, थाई, फुट ये सेम है, एपिडर्मल एपिथेलियम इज द सेम बट डर्मल मेसेंकाइम इज चेंजिंग। तो विंग with epidermal epithelium of wing, wing feather, thigh with wing epidermal, thigh feather, foot, scale claw। ये PAX6 म्यूटेंट का देखो इफेक्ट देख रहे हो बेटा। यस सर। वाइल्ड टाइप में देखो आंखें आ रही हैं, यहाँ पे जगह बन गई ना, है कितना प्यारा लग रहा है। ये नेचुरल पिक्चर है। यस सर। बहुत गंदा लग रहा है सर। गंदा लग रहा है? अरे तुम बायोलॉजिस्ट हो, तुम्हारी दिमाग में इमेज बन जाएगी, इमेज बन गई ना। अभी कभी गलती नहीं करोगे। PAX6 म्यूटेंट हुआ तो देखो कितना बुरा फर्क पड़ गया, आंख बनी नहीं। यस सर। आंखें सर मेरे पास टाइम रहे, तो मैं जो है हमेशा क्लास ही करती रहूं, पढ़ती रहूं सर, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं रहता इतना ज्यादा। वो पता नहीं बच्चे भाग कैसे जाते हैं सर। एवरीथिंग ऑफ एक्सेस इज बैड सर, और मेरे तो मजबूर ही रहता है। हाँ, एक्सेस नहीं करना है किसी चीज का, एक्सेस नहीं, बट हर चीज होनी चाहिए बैलेंस। हाँ देखो, तभी तो मजा आता है, तभी तो मजा आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ती है रादर देन घटने के। योर एनर्जी इज इंक्रीज। अभी देखो PAX6 जैप्सन में आंखों का वो PAX6 का मैं वो देखिए अच्छा लग रहा था, कैसा है म्यूटेट होने के बाद ऐसा लग रहा था, गंदा सा लग रहा था। रिड्यूस एनेरिडिया वो बनी ही नहीं ना, आइरिस बनी नहीं है ना, सारा चीज यहाँ पे बना हुआ है। ह्यूमन का देख लो स्पेशली, यहाँ पे क्या नहीं बना, काला काला क्यों है, लेंस के बीच में काला है, देख रहे हो PAX6 जैक्सन में। बाकी आंखें तो बन गई पिगमेंटेड, सब पिगमेंटेड जो रहती है। यस यस, अभी तुमने पकड़ लिया, उसका क्या हो गया। तो ये बता दिया तुमको, ये भी शायद बता दिया। हाँ ये बता दिया, ट्रैक्टर ये जरूरत नहीं है यहाँ पर। नोट्स मैंने कुछ बनाया हुआ है, नोट्स में अपलोड कर दूंगा। 7 पॉइंट में है पूरा। अच्छा, पीएच का रोल है कि नहीं है? व्हाट इज द केमिकल बेसिस ऑफ न्यूरल इंडक्शन? दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने देखा लोग जैसे शराब पीते हैं ना, मान लो यंग एज में शराब पीते हैं, उनके बच्चे कैसे होंगे, ये सब अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। इसमें ये एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर, कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं ज्यादा स्पेशली, उनके बच्चों में पूरा प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम आने ही जा रही है। इसको टेराटोजीन वाला जो बता, हाँ टेराटोजीन वाला जो लोग, जो मदर एक्टोडर्म डिफरेंशिएट नहीं होगा। इफ एनी पर्सन इज टेकिंग हाई लेवल ऑफ सलाइन सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, काओलिन, अल्कोहल, ठीक है ना, दे आर गोइंग टू डिस्टर्ब योर न्यूरल डिफरेंशिएशन इन एक्टोडर्म। तो उनके बच्चों की आंख बहुत जल्दी खराब होती है जिनके पेरेंट्स बहुत शराब पीते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा रामदेव गलत कहते हैं, बाबा रामदेव 100% सही कह रहे हैं। ये सब मार्केटिंग का चाल है, इन्होंने साइंस के नाम पे लूटा लोगों को। तो दैट्स व्हाई द मेडिकल इंडस्ट्री इज बिलियनियर इंडस्ट्री बना दिया, लूट करके गरीबों को।